साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आज मैं आपके समक्ष संविधान के उन अनुच्छेदों के बारे में बात करूंगा जिसकी अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो संविधान के बाद में कहे गए हैं। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो अध्याय 3 मौलिक अधिकार और अध्याय 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तक ही इसकी पढ़ाई कर पाते हैं और हम उन अनुच्छेदों को जो कि बहुत पीछे लिखे हुए हैं उनका हम अध्ययन नहीं करते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज हम संविधान के अध्याय 16 के 300 सेक्शन 302 अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 का उल्लेख करेंगे। अनुच्छेद 330 में ये व्यवस्था दी गई है कि जो रिजर्वेशन लोकसभा में होगा एससी के लिए वो उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा। 330(1)(b) में कहा गया है एसटी का रिजर्वेशन भी जनसंख्या के आधार पर होगा। और इसके अलावा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में भी रिजर्वेशन इसके आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार से 332 में ये व्यवस्था दी गई है कि राज्य की विधानसभाओं, चाहे वो बिहार हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, वहाँ पर एससी की जो जनसंख्या होगी उसका कुल जनसंख्या में जितना प्रतिशत होगा उतनी सीटें रिजर्व होंगी। और इसी प्रकार से एसटी का जितना रिजर्वेशन हो, जितनी जनसंख्या का प्रतिशत होगा उस राज्य में, उसी के हिसाब से सीटें रिजर्व की जाएंगी। अगर एसटी का रिजर्वेशन किसी राज्य में 25% है और वहाँ पर 100 सीटें हैं विधानसभा में, तो वहाँ पर 25 सीट उस जनजाति के लिए रिजर्व की जाएगी। इसी प्रकार से ये फार्मूला चलता रहेगा। इसके पहले कि हम ये तो आपको बता चुके हैं कि ये रिजर्वेशन कैसे राज्य की विधानसभाओं में होगा और कैसे अन्य जगहों पर होगा। लेकिन इसके पहले हमें थोड़ा सा ये जान लेना ज़रूरी है कि 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आया तो पहली बार कम्युनलिज्म के आधार पर या सांप्रदायिक आधार पर रिजर्वेशन की बात कही थी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी निर्धारित होगी, अगर वो सीट अगर मुस्लिम्स के लिए निर्धारित है, रिजर्व है, तो उसमें मुस्लिम वोटर लिस्ट बनेगी और मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा। इससे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले अन्य समुदाय के लोगों के अंदर घृणा पैदा होगी और जिससे आपस में नफरत पैदा होगी। और इसी प्रकार से 1919 में इसको आगे बढ़ाते हुए एंग्लो इंडियन के लिए भी रिजर्वेशन दे दिया गया और इसी तरह से बुद्धिस्ट एक अलग संप्रदाय बना दिया गया, जैन अलग संप्रदाय बना दिया गया, एंग्लो इंडियन अलग समुदाय बना दिए गए, डिप्रेस क्लासेज अलग समुदाय बना दिए गए। यहाँ तक कि 1932 में पहुँचते रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक अवार्ड घोषित किया। उन्होंने कहा कि डिप्रेस्ड क्लासेज के जो नेता हैं, दलितों के जो नेता हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और भीमराव अम्बेडकर चाहते हैं कि सीटों पे जो है दलितों का आरक्षण हो और उनके लिए। तो इस प्रकार से ये सभी वर्ग, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे एंग्लो इंडियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, इन सभी की जहाँ जहाँ पे सीटों का रिजर्वेशन होगा वहाँ पर वो सीटें इस तरह बनेंगी कि वहाँ पे रिजर्व कैंडिडेट उस जाति का खड़ा होगा और जो वोटर लिस्ट बनेगी वो वोटर लिस्ट भी उसी जाति के सदस्यों की होगी। और उस सीट में इसका मेंशन नहीं होगा, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अन्य जाति के लोग रहते हैं उनका मेंशन नहीं होगा, वोट नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हमारे नेताओं ने, गांधी जी ने इसका सख्त विरोध किया और बाद में एक समझौता पूना पैक्ट साइन हुआ और महात्मा गांधी ने उसके द्वारा ये कहा कि ऐसी वोटर लिस्ट बनेगी जहाँ पे रिजर्वेशन तो होगा लेकिन सभी लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले वोट देंगे। तो इस आधार पर जब हमारा संविधान बनाया जाने लगा और संविधान के निर्माताओं ने ये समझा था कि अगर हम कहीं भी धर्म और जाति के आधार पर अनुच्छेद और अध्याय का नाम दे देंगे तो आगे चल करके हमारे देश में विवाद पैदा होगा और हमारे देश में आपस में जातियों में, धर्मों में विभेद पैदा होगा और उनके असंतोष पैदा होगा और ये भारत के विघटन के लिए और एकता के लिए खतरनाक होगा। और इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने, जो कि उससे जन्मे थे, जहाँ पे संघर्ष हुआ था और आज़ादी की पृष्ठभूमि से वो आए थे, तो उनको मालूम था, इसीलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 में ये कहा कि धर्म का सभी के लिए समान कानून लागू होगा और वो अलग तरह से अगर स्थित हैं तो उनके लिए अलग क्लासिफिकेशन करके कानून बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई पहाड़ पे रहता है और कोई मैदान में रहता है तो मैदान में ज़्यादा चीज़ें पैदा होती हैं, इसीलिए वहाँ उसका मूल्य कम होता है
और जब वही चीज़ पहाड़ में जो आदमी नौकरी उसी पद पर करता है तो वहाँ पर उसको महंगी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन नहीं होता है और वो चीज़ें वहाँ पर उत्पादन के बाद ले जाई जाती हैं। इस प्रकार से जब उसमें कहा गया है कि अगर ऐसा डिफरेंस एक पैदा हो दोनों लोगों में, दो वर्गों में, और जो कि एक उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, तो हम उसके आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और इसी आधार पर अनुच्छेद 16 में भी धर्म, जाति, रंग भेद के आधार पर पूरी तरह से जो है इसको जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें इसको प्रतिबंधित किया गया है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 में इसी प्रकार से प्राविधान बनाया गया कि जो गरीब लोग हैं उनकी अगर ज़मीनों का कहीं पे बैनामा होना या कहीं उनको ट्रांसफ़र होना है उस लैंड को, तो उसके लिए, क्योंकि वो लोग अभी भी विकास के उस स्तर पर नहीं है, इसलिए उनके ठगे जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसी दशा में अधिकारियों के बिना अप्रूवल के वो उनकी ज़मीनों को नहीं खरीदा जा सकता है। और इसी प्रकार के अन्य प्रोविज़न भी बनाए गए हैं। और 325 में ये बनाया गया कि पूरे देश के लिए एक ही लिस्ट होगी और एक ही निर्वाचक नामावली होगी जिसमें लोग वोट देंगे। इस प्रकार से किसी भी जात में, चाहे वो रिजर्व सीट हो और चाहे जनरल सीट हो, सभी लोग वोट देंगे और इस आधार पर हमारी जातीय एकता भी बनी रहेगी और हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी बनी रहेगी। इसी प्रकार से सेक्शन 164 में, लेकिन ये भी एक तरफ देखना था कि जो लोग सदियों से पिछड़े हुए हैं उनके लिए क्या किया जाए, इसीलिए एक ऐसा अध्याय 16 बनाया गया और भी अन्य प्राविधान बनाए गए जो कि इस तरह कहा गया कि विशेष प्राविधान उन लोगों के लिए हैं जो कि अभी भी विकास की मुख्य धारा से छूटे हुए हैं। वो जैसे आर्टिकल 46 में राज्य के नीति तत्वों में कहा गया कि सरकार SC और ST के विकास के लिए या पिछड़ी जातियाँ उनके विकास के लिए, उनके एजुकेशनल, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए काम करेगी। इसी प्रकार से अध्याय 16 में ये प्राविधान किया गया है। और 164 में ये प्राविधान किया गया है कि जहाँ जहाँ भी अनुसूचित जनजातियाँ ज़्यादा हैं वहाँ एक अनुसूचित जात का एक मिनिस्टर होगा, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो और चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे झारखंड हो। ये व्यवस्था उसमें की गई है। ये इसलिए किया गया है कि जो हमारी जातियाँ सदियों से पीछे रही हैं उनको भी विकास की मुख्य धारा में बराबर लाया जा सके, विकास में बराबर लाया जा सके, क्योंकि जब तक सभी लोग बराबर नहीं हो जाते तब तक हमारे समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। और ये सेक्शन, ये अध्याय इसी पर है। 330 से लेकर के 350B तक ये सेक्शन बनाया गया है। हम आपको 330 में मूल रूप से आपको बता चुके हैं कि सेक्शन 330 जो है लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करता है और इसमें ये भी कहा गया है कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था दी गई है कि 330(1)B में और 332(1) में ये व्यवस्था दी गई है कि जो रिजर्वेशन होगा वह जो है ST के लिए जो रिजर्वेशन होगा वह उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन उसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम जो है वो नहीं सम्मिलित होगा, उसका अलग तरीके से प्रतिनिधित्व होगा। और इसी प्रकार 57वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि अगर जैसे नागालैंड, मिज़ोरम और मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश में सभी सीटें अगर विधानसभा की अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है तो उसमें कम से कम एक सीट ऐसी बनाई जाए जो कि जनरल के लिए हो। ये प्राविधान किया गया था। और इसके बाद 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था दी गई 30 और 32। इसके अलावा अन्य सेक्शंस में भी चेंज किया गया था कि प्रधानमंत्री का चुनाव किस वर्ष की जनगणना के आधार पर होगा। और अन्य प्राविधान 81 और 82 के लिए भी बात की गई थी, लेकिन हम इस समय संविधान के विशेष उपबंध अध्याय 16 की चर्चा कर रहे हैं और 330 जिसमें कि लोकसभा में रिजर्वेशन के बारे में है, SC और ST के बारे में, और 332 में जिसमें राज्य की विधानसभाओं में रिजर्वेशन के बारे में है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ भी ये लागू हुआ कि 2000 जहाँ पे 1991 लिखा जाए, 1991 की जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन किया जाएगा, लेकिन
87वें संविधान संशोधन से ये व्यवस्था दी गई कि 1991 को 2001 पढ़ा जाए। इसका मतलब कि राज्य की विधानसभाओं का जो परिसीमन होगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, या लोकसभा की जो सीटों का परिसीमन होगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। ये 87वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। और इसके अतिरिक्त 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी व्यवस्था दी गई थी कि जो अब SC और ST की जनजातियों की जो आरक्षण की संख्या है वो 2026 तक फ्रीज कर दी जा रही है, उसको 2026 के बाद ही बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से संविधान के 334 में ये व्यवस्था दी गई थी कि जब संविधान लागू होगा उसके 10 वर्ष के अंदर 10 वर्ष तक जो SC ST का रिजर्वेशन है वो 3 लोकसभा में और 332 में जो विधानसभाओं में रिजर्वेशन है वो 10 साल तक लागू रहेगा। लेकिन 8वें संविधान संशोधन द्वारा 1959 में ये व्यवस्था दी गई कि 334 में जो 10 साल लिखा हुआ है उसको 20 वर्ष लिखा जाए। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय तक जो हमारे सदियों से पीछे जो लोग थे वो लोग बराबरी के दर्जे पर नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए 10 साल का अग्रिम वो आरक्षण दिया गया। इसी के साथ 331 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कहा गया था कि उनका नॉमिनेशन 2 सीटों का लोकसभा में किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, अगर उनका प्रॉपर या पर्याप्त वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। और इसी प्रकार से गवर्नर को ये पावर थी कि वो विधानसभाओं में भी नॉमिनेशन कर सकते थे। और इसी की ये भी आरक्षण जो है बढ़ता रहा। और इसी प्रकार से 23वें संविधान संशोधन से 1969 में संविधान संशोधन इसी प्रकार का 10 साल के लिए किया गया। और फिर 79th अमेंडमेंट द्वारा भी इसी तरह का 10 साल का संविधान संशोधन बाद में 45वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। और फिर इसके बाद 1980 में भी संविधान संशोधन इसी प्रकार का 10 साल आगे बढ़ाने के लिए किया गया। 1989 में भी संविधान संशोधन इसी आधार पर 10 साल आगे बढ़ाया गया। और 1999 में भी संविधान संशोधन किया गया, 10 साल 334 में बढ़ाया गया। लेकिन 1919 में 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 334 अनुच्छेद में एक हेडिंग रखी गई जिसका नाम था सर्टेन प्रोविजंस, और उसमें 2 सेक्शन बनाए गए। एक सेक्शन में लिखा गया ए में कि SC और ST के लिए आरक्षण 70 की जगह 80 साल तक जारी रहेगा। लेकिन जो बी बनाया गया उसमें कहा गया कि जो एंग्लो इंडियन हैं उनके लिए अब वो 70 की जगह 70 ही पढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन था वो चाहे वो विधानसभाओं में हो और चाहे लोकसभाओं में उसे समाप्त कर दिया गया। और 2020 के बाद अब एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन वहाँ पे 104वें संविधान संशोधन से एक तरह से समाप्त कर दिया गया है। और इस प्रकार से अनुच्छेद 331 और 333 अपना महत्व खो चुके हैं, अब उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से संविधान में हमारे जैसे 341 में SC के लिए व्यवस्था की गई कौन कौन सी जातियाँ राज्य की जनजातियों में SC में आएंगी, अनुसूचित जनजाति में आएंगी, और 342 में कौन सी जनजाति के अंतर्गत आएंगी। ऐसा राज्यपाल राज्यों से विमर्श करके आगे करेगा और इसके लिए पार्लियामेंट जो है वो सक्षम है किस जाति को वहाँ पर प्रतिनिधित्व देगा या किस जाति को SC में जोड़ेगा, किस जाति को ST में जोड़ेगा। परंतु राज्य से उसकी व्यवस्था या राज्य से उसके बारे में प्रस्ताव आएगा, तभी उस पर विचार आगे किया जाएगा। तो इसी प्रकार से 347 से लेकर 351 तक ये व्यवस्था दी गई है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं या भाषा जात अल्पसंख्यक हैं उनकी लिपियों की, उनके लोगों की, उनकी संख्या की, सब चीज़ की रक्षा की जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे विशेष उपबंध कुछ लोगों के लिए किए गए हैं, उन उपबंधों के द्वारा ये व्यवस्था दी गई है कि जो लोग अभी तक अविकसित थे और शताब्दियों से सदियों से अविकसित रहे हैं और मुख्य धारा में नहीं शामिल हुए हैं, जब तक उनको इस मुख्य धारा में विकास के नहीं शामिल कर लिया जाता तब तक उन लोगों को ये आरक्षण दिया जाता रहेगा। और यही
तो एक तीर से एक प्रकार से दो निशाना हमारे संविधान निर्माताओं ने साधा। उन्होंने कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया कि कोई भी ऐसा आर्टिकल बनाया जाएगा या कोई भी ऐसा चैप्टर बनाया जाएगा जिसमें अलग से लिखा हो कि धर्म के बारे में आरक्षण हो या धर्म के आधार पे कोई बात कही। उन्होंने एक विशेष उपबंध बनाया और जिससे कि ना तो हमारे समाज में आपस में किसी प्रकार की घृणा और नफ़रत के भाव पैदा हुए, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग पिछड़े हैं उनको कैसे रिजर्वेशन दे करके आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि समाज की मुख्य धारा में वो लोग शामिल हों, और उन लोगों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। क्योंकि जब तक सभी विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं होंगे तब तक ये हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम इसके बारे में आगे फिर जो सेक्शंस बचे हुए हैं उस पर हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।